आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सेरेमिक पाठशाला पे। मैं हाल ही में आयोजित आरपीसी द्वारा सेकंड ग्रेड विज्ञान वर्ग से चयनित हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस का एक कॉमन टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास को देखने के पश्चात इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके आए वो आपकी सही हो। तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो है रक्त। रक्त के बारे में हम लोग कॉमन जानकारी अगर देखें तो रक्त का कलर हमारा लाल होता है, जिसका कारण है उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। जो कीट होते हैं, ये कीटों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का होता है, क्योंकि उसमें जो वर्णक होता है वो हीमोसाइनिन पाया जाता है और मानव के रुधिर में जो वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव का जो रुधिर है उसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि वो पोषक पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का और गैसों का परिवहन करता रहता है। ठीक है। जो रक्त है, रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जब पीएच का मान 7 से ऊपर चला जाता है तो पदार्थ की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। अगर 7 से कम रहता है तो पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है और 7 रहता है तो पदार्थ उदासीन रहता है। तो अभी हम देखें रक्त का जो पीएच है वो 7.4 है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का मुख्य कार्य होता है ताप नियंत्रण करने का। रक्त ऑल टाइम बॉडी में फ्लो करता रहता है और जब भी कोई वस्तु या कोई भी चीज फ्लो करती है तो उसके साथ साथ ऊष्मा का प्रवाह भी होता रहता है। इसी कारण से जो रक्त है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। रक्त का दूसरा काम है पोषक पदार्थों या उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। अब ये पोषक पदार्थों या उत्सर्जी पदार्थों का जो परिवहन होता है रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा करता है। जितना भी खाना हम लोग लेते हैं इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो आफ्टर डाइजेशन रक्त में मिला दिए जाते हैं और रक्त में जो रक्त का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है वो उसको हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसी प्रकार से जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, इन सभी का जो परिवहन है वो भी रक्त के प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। गैसों का परिवहन रक्त के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रक्त के संगठन की। रक्त के दो भाग होते हैं, पहला द्रव भाग और दूसरा होता है ठोस। लिक्विड और सॉलिड होता है। लिक्विड पार्ट उसका प्लाज्मा कहलाता है जो कि 55% रक्त में अपनी हिस्सेदारी रखता है। दूसरा भाग होता है उसका सॉलिड पार्ट जो 45% पाया जाता है। रक्त के लिक्विड भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा जल और प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है और इसमें अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। वो अन्य पदार्थ हमारे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ आदि है और हार्मोन्स भी प्लाज्मा में ही हमारे पाए जाते हैं। ये जो प्लाज्मा का कंपोजिशन हम लोग देखते हैं तो 90% प्लाज्मा में जल होता है और प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो 5 to 6% होती है। ये प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्रकार की होती है जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होती है। जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है वो हमारे स्कंदन कारक भी होते हैं, अर्थात वो रक्त को जमाने में सहायता भी करते हैं। इसलिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को हम लोग स्कंदन प्रोटीन भी बोलते हैं जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। जब प्लाज्मा से इन स्कंदन प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो प्लाज्मा बचा हुआ जो भाग है वो सीरम कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सीरम जो है उसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा माइनस स्कंदन प्रोटीन या स्कंदन कारक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है। ये एंटीबॉडी वाई आकार की होती है जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। अब बात करते हैं हम लोग रक्त के दूसरे भाग जो हमारा सॉलिड भाग है, जिसमें 3 प्रकार की कार्पल्स होती है। ये 3 प्रकार की कार्पल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो हम अध्ययन करते हैं पहली जो कार्पल्स है हमारी वो है आरबीसी, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं।
इनकी जो संख्या होती है वो 45 लाख से 65 लाख होती है। अगर मैं बात करूँ फीमेल में आरबीसी की संख्या होती है वो 45 से 55 लाख और मेल में 55 से 65 लाख के बीच होती है। ये आरबीसी हीमोग्लोबिन के द्वारा बनी होती है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना है। हीम जो ग्रुप होता है उसमें हमारा आयरन प्रेजेंट होता है और वो आयरन फेरस के रूप में या हम कह सकते हैं Fe+2 के रूप में रहता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और अगर हीमोग्लोबिन कभी कभार नाइट्रेट के साथ जुड़ जाए तो वो मेथ हीमोग्लोबिन बना लेती है और उस अवस्था में जो हमारा आयरन +2 के रूप में हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा था वो +3 के रूप में हो जाता है और उस अवस्था को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। उस अवस्था में ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि जब हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रेट बाइंड होता है तो बीमारी जो होती है वो होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब बात करते हैं हम लोग आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का जो निर्माण होता है जन्म से पहले यकृत और प्लीहा में होता है और जन्म के बाद पश्चात जो आरबीसी का निर्माण होता है वो हमारे अस्थि मज्जा या जिसको हम कहते हैं बोन मैरो उसमें होता है। आरबीसी का जो परिपक्वन है विटामिन B12 और विटामिन B9 से होता है। आरबीसी का जीवन काल मात्र 120 दिन का रहता है। इसके बाद में आरबीसी अपने आप नष्ट हो जाती है और आरबीसी जो नष्ट होती है वो होती है प्लीहा में जाके, इसलिए हम प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं और प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि जितना भी ब्लड होता है वो हमारे प्लीहा में जाके स्टोरेज रहता है। अब आरबीसी की हम संरचना की बात करें तो आरबीसी के जो आकार होता है वो बाइकोनकेव या द्विअवतलाकार होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट रहता है और केंद्रक के अलावा इसमें जितने भी कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये सारे आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। लेकिन जितने भी स्तनधारी है उन सब के आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। केवल ऊंट और लामा की कोशिका को अगर छोड़ दे, आरबीसी को छोड़ दे तो ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट रहता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की, तो ल्यूकोसाइट और फेगोसाइट कहते हैं। फेगोसाइट इसलिए कहते हैं कि जितने भी अगर पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनका डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा उनको नष्ट कर देती है और हमारे शरीर की एंटीबॉडी का निर्माण करती है, इसलिए हम लोग इसको फेगोसाइट कहते हैं और इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका अगर नंबर काउंट हम लोग देखें तो इसका नंबर काउंट 4000 से 11000 के बीच में रहता है। अगर कभी किसी केस में डब्ल्यूबीसी का नंबर काउंट बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं ल्यूकेमिया और ल्यूकेमिया सामान्य भाषा में उसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। इसके बाद अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी हमारी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार, पहला है एसिडोफिल, दूसरी बेसोफिल, तीसरी न्यूट्रोफिल, चौथी मोनोसाइट और पांचवी लिम्फोसाइट। इसमें से न्यूट्रोफिल जो होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसका नंबर सबसे ज्यादा रहता है और सबसे बड़े आकार की जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है मोनोसाइट। और सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है और इसका जो परिपक्वन होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट जो है इसका परिपक्वन हमारी थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, तीसरी हम रुधिर कणिका की बात करते हैं, वो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है और प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है रक्त के थक्के बनाने में मदद करना। और
जब ये रक्त का थक्का बनाने की जो प्रक्रिया होती है हम उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस कारण से प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब बात आती है रक्त के थक्के बनाने की, तो कभी कभार जब हमारे चोट लग जाती है तो रक्त जम जाता है वहां पे, उसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। रक्त के थक्का बनने में 13 स्कंदन कारक काम आते हैं, और ये जो 13 स्कंदन कारक है उनका निर्माण यकृत में होता है, और उनके निर्माण में विटामिन के जो होती है वो सहायता करती है। मुख्य रक्त स्कंदन कारक अगर हम लोग देखें तो वो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और कैल्शियम आयन, जिसमें से हमने देखा है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और कैल्शियम आयन जो होता है वो रक्त स्कंदन कारक का काम करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रक्त स्कंदन कारक जब हमारे प्लाज्मा में उपस्थित है तो हमारा ब्लड क्यों नहीं जमता? तो इसके लिए हमारे ब्लड में प्रतिस्कंदन कारक भी होते हैं जो कि ब्लड को जमने नहीं देते। जो हमारे ब्लड में प्रतिस्कंदन कारक होता है वो होता है हिपेरिन। और जब ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोरेज किया जाता है तो उसमें कृत्रिम जो प्रतिस्कंदन कारक है वो मिला दिए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग दो कृत्रिम प्रतिस्कंदन कारक देखेंगे, एक है EDTA और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। EDTA एक कॉम्प्लेक्स संरचना है, इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, और दूसरा हमारे पास जो कृत्रिम प्रतिस्कंदन कारक है वो है सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा रक्त का अध्याय पूरा हुआ, और आप देख पा रहे हो रक्त के हमने स्टडी की है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रक्त की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग रक्त की स्टडी को कहते हैं सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो आज हमने सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी पढ़ा, ठीक है, रक्त का अध्ययन किया। इसके बाद एक बार हम लोग इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं रक्त के बारे में। अब हमने जो पढ़ा है उसको हम मोटा मोटी रिवाइज कर लेते हैं रक्त के बारे में। पहला जो है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, और रक्त का मुख्य कार्य जो होता है वो है ताप नियंत्रण करने का, ठीक है। ये तरल संयोजी ऊतक है, और इसका जो pH होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। इसके बाद हमने जो देखा है इसके कार्य देखे थे। कार्य आप लोग याद रखोगे कि ताप नियंत्रण, और पदार्थों का परिवहन, पदार्थों व गैसों का परिवहन। इसके बाद हमने रक्त का कंपोजिशन देखा था, जिसमें एक लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कह रहे थे, तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। ये जो है रक्त का लिक्विड पार्ट था। इसमें जो हमारे पास जल प्लस प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखी है, वो 4 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जिसमें से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो स्कंदन कारक भी होती है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अगर प्लाज्मा में से हम लोग फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को हटा देते हैं, जिसको हम स्कंदन कारक कह रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है सीरम। ठीक है। प्लाज्मा का रंग की बात करें तो ये येलो रंग का होता है।
और प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये बात हो गई प्लाज्मा की। अब इसके बाद में हमने देखा था कि रक्त का ठोस भाग भी होता है जो कि जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। तो पहली हम कणिका की बात करते हैं, वो है आरबीसी। आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा है, इसकी जो संख्या होती है वो 45 लाख से 65 लाख के बीच रहती है। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो बाइकोनकेव होता है। जीवन काल 120 दिन का रहता है। जो परिपक्व है वो विटामिन B9 और B12 के द्वारा किया जाता है। और ये जो नष्ट होती है वो प्लीहा में नष्ट हो रही थी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो निर्माण होता है वो वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे हीमोग्लोबिन भी रहता है जो निर्माण का आरबीसी के निर्माण का काम करता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम रहती है। ये हमारी आरबीसी के बारे में बात हो गई। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। सिर्फ ऊंट और लामा की कोशिका आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होगा, बाकी सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट रहता है। ये आरबीसी के बारे में जानकारी हुई। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई वो याद रखना आपको, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें आप याद रखोगे कि HB नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है और नाइट्रेट के साथ जुड़कर ये मेथ हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। और अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उस स्थिति में एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये हमारे आरबीसी के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में था। इसका जो नंबर काउंट है वो 4000 से 11000 के बीच रहता है। और अगर नंबर संख्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है इसकी संख्या, तो उस स्थिति को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम होता है प्रतिरक्षा को बनाए रखना। इसमें ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, जिसमें से हमने देखा है एसिडोफिल होती है, बेसोफिल होती है, न्यूट्रोफिल होती है, मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है। स्पेसिफिक लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी के बारे में मोटी मोटी जानकारी अपने पास हो गई। इसके बाद जो हमारा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले जो इसका जो मुख्य काम है वो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। और इस रक्त का जो थक्का बनता है उस क्रिया को हम थ्रोम्बोसिस कह रहे थे। इस कारण से हम लोग प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं।
तो ये हमारा रक्त वाला जो अध्याय है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।